गुड मॉर्निंग ऑल डियर माय फ्रेंड्स। आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। तो ब्लड क्या है, इस चीज़ के बारे में आप भली भांति जानते होंगे। क्यों? क्योंकि हम बचपन से ही ब्लड के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। कई क्लासों में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है, लेकिन उतना डीपली नहीं पढ़ा है ब्लड के बारे में। तो आज मैं उसी ब्लड को बहुत डीपली बताने वाला हूँ। तो आप सब लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ब्लड तो क्या है? ब्लड तो जो ब्लड है, हमारा आज का टॉपिक है ब्लड। ब्लड का अध्ययन मतलब ब्लड के बारे में सारे कंपोनेंट्स या जो भी ब्लड होता है, ब्लड क्या है, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन सी डिजीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम जिस शाखा के अंतर्गत कहते हैं, उस पढ़ते हैं, उसे हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी कहते हैं। दोनों शब्द एक ही है, मतलब अलग अलग शब्द हैं, लेकिन मतलब एक ही है कि ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब अध्ययन की बात हो गई। अब ब्लड है क्या? जाहिर सी बात है, आपके मन में भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ब्लड क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ब्लड जो है, ब्लड एक नेचुरल कोलाइडी पदार्थ है। ब्लड एक नेचुरल कोलाइडी है। मतलब नेचुरल कोलाइडी का मतलब क्या है कि प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का मतलब क्या हुआ? अब आपके दिमाग में उठता है कि भाई जाहिर सी बात है, कोलाइड क्या है। जो कोलाइड है, कोलाइड का मतलब ऐसे होता है कि कोई भी ऐसा पदार्थ है जिसे हम छाने मतलब छनित्र करें, और वह पूर्णतः छने ना। तो मतलब कोई सा उदाहरण हो सकता है। तो उदाहरण है जैसे कि आप सभी लोग सॉस का नाम सुने होंगे, सॉस खाए होंगे, आप सब लोग सॉस खाए हैं भाई। तो जैसे कि चाउमीन का सॉस हो गया, मोमो का सॉस हो गया, तो उसको अगर हम छनित्र करें तो सही से छनेगा नहीं। ठीक है। यह कोई डिफिनीसन नहीं है, ध्यान दीजिए, कोई डिफिनीसन नहीं, बट ये हमारे आपके लैंग्वेज में समझने के लिए कि अगर उस चीज़ को अगर हम छाने तो पूर्णतः छनित्र नहीं होगा। सेम प्रकार से ब्लड है कि ब्लड को अगर हम छाने तो सही से छनेगा नहीं। मतलब होता है ना कि मतलब सॉस है, उसको अगर हम गिरा रहे हैं तो गिरता नहीं, बहुत आराम से गिर आता है वह, तब फिर जाके गिरता है। अगर उसी को छाने तो पूर्णतः नहीं छनेगा। ऐसे अगर हम ब्लड को छाने तो पूर्णतः छनेगा नहीं। ठीक है, पूर्णतः नहीं छनेगा। ब्लड हो गया। अब ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिंग टिश्यू का क्या हुआ? हमारे शरीर, हमारे बॉडी या आपकी बॉडी या अदर जितने भी मतलब जीव जंतु हैं, ऐसे कोई भी लोग नहीं हैं जिनके अंदर ब्लड ना हो। सबके अंदर ब्लड पाए जाते हैं, लेकिन किस किस मतलब ग्रुप का पाया जाता है वह बात की बात है, लेकिन सबके अंदर ब्लड है। ठीक है। आपके अंदर है, हमारे अंदर है, उनके अंदर, मतलब सभी लोगों के अंदर ब्लड है। ठीक है, ब्लड है। ब्लड कनेक्टिंग टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक कैसे हुआ? हमारे बॉडी का, पूरे होल बॉडी का ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जहाँ पे ब्लड ना पहुँचता हो। मतलब हमारे एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ के रखता है ब्लड, मतलब इसलिए इसे कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। मतलब एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ के रखता है, इसलिए इसे कनेक्टिंग टिश्यू या संयोजी ऊतक, मतलब जो भी आप समझें, इसे कहते हैं। अब यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की बात हो गई। अब ब्लड का पीएच होता कितना है? पीएच की भी चर्चा आप लोगों ने चर्चा की, मतलब यहाँ पे करूँगा। क्यों? क्योंकि ब्लड का पीएच की बात है। अब पीएच के बारे में आप लोगों ने 9th हाई स्कूल या 11th-12th में भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पीएच क्या है। पीएच के बारे में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच की मतलब पीएच पैमाने को दिया था। तो पीएच कई सारी चीज़ें हैं पीएच के बारे में, तो काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि पीएच है क्या। पीएच क्या है? तो यहाँ से आप ध्यान से लीजिए। जो पीएच स्केल होता है वह नॉर्मली 1 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, बीच में 7 होता है। अगर इससे कम है, मतलब 1 से 7 के बीच में अगर पीएच है तो क्या होगा? हमारा एसिड होगा। अगर यही पीएच या अगर वही तत्व अगर 7 से और 14 के 7 से लेकर इसके बीच में होगा तो ये बेस होगा। अगर 7 पे है तो न्यूट्रल होगा। ठीक है। लेकिन हमारे ब्लड का जो पीएच होता है वह 7.4 होता है। तो इस पैमाने के आधार पे क्या हुआ? अगर 7.4 है मतलब 7 से अधिक है, तो क्या हुआ? ब्लड हमारा हो गया बेसिक। हमारा ब्लड किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। बेसिक को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक नेचर का हो गया। अब हमने चर्चा कर ली कि ब्लड क्या है, मतलब किस प्रकार का ब्लड है। ब्लड हमारे शरीर में मतलब ब्लड मतलब और क्या ब्लड को कहते हैं, ब्लड का पीएच क्या है, काफ़ी सारी चर्चा हमने ब्लड पे कर ली। अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड पाया कितना जाता है, मतलब अमाउंट कितना है ब्लड का। जाहिर सी बात है, सबके मन में क्वेश्चन उठता होगा। और जैसे कि मान लीजिए हमें चोट लग गई या मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ब्लड का बहाव बहता है। ब्लड ना चोट लगने पे या कहीं मान लीजिए कट गया तो ब्लड निकलता है ना शरीर से, ब्लड निकलता है, जाहिर सी बात है। तो ब्लड कितना होता है कि हमारे शरीर से निकले? जाहिर सी बात है, कुछ तो अमाउंट होगा, 5 लीटर, 10, 15, 20, 25, 50, मतलब कितना कितना होता है, इसका एक कोई लिमिट होगा ब्लड का। तो जाहिर सी बात है, हमारे शरीर में ब्लड पाया कितना जाता है, तो हमारे शरीर में जो ब्लड का अमाउंट होता है वह 5.5 लीटर होता है, मतलब 5.5 लीटर होता है मेल में।
अगर हम फीमेल की बात करें, सॉरी मैं नॉर्मली मतलब एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, कोई एक कन्फर्म नहीं है कि हाँ इस पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर इतना ही ब्लड होगा। डिजीज भी हो सकते हैं या और भी सारे कंडीशन हो सकते हैं, मान लीजिए उसे एनीमिया है या मतलब अदर कोई सी चीज़ें हैं, या मान लीजिए और सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एक एवरेज की जो बात कर रहा हूँ कि मेल में 5.5 लीटर ब्लड होता है। अगर वहीं हम फीमेल की बात करें, देखिए फीमेल में 5.0 लीटर ब्लड होता है, मतलब 5 लीटर ब्लड होता है। अब देखिए यहाँ पे आधा लीटर ब्लड कम है, कम ब्लड क्यों कम है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब आप लोग कहेंगे नहीं, जो व्यक्ति मोटा टकला है, बहुत मोटा है, उसके अंदर ब्लड ज़्यादा होगा, या जो व्यक्ति दुबला पतला हो उसके अंदर ब्लड कम होगा। नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है कि जो व्यक्ति मोटा है उसके अंदर अधिक ब्लड होगा, जो व्यक्ति पतला है उसके अंदर कम ब्लड होगा। ऐसी कोई बातें नहीं है, वो फैक्ट पे डिपेंड करता है। बट जो नॉर्मली एक एवरेज है, इतना ही ब्लड होता है। उसके बाद अब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, जाहिर सी बात है इतनी सारी चर्चाएं हो गई, हमारे शरीर में ब्लड 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, 4.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, फीमेल में इतना पाया जाता है। ब्लड एक कोलाइडी तत्व है और ब्लड कनेक्टिंग टिश्यू है। जाहिर सी बात है, अरे भाई ब्लड बनता कहाँ है, मेन पॉइंट तो हुआ। तो बहुत लोग कहते हैं जैसे मान लीजिए हमें चोट लग जाता है, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटल में नर्स या डॉक्टर को देखते हैं ना, सलाइन के थ्रू ब्लड चढ़ाया जाता है। तो ब्लड चढ़ाया जाता है कि क्रिटिकल कंडीशन में, वहाँ से बनता नहीं है, वो हमें मिलता नहीं है, क्रिटिकल कंडीशन में चढ़ाया जाता है। हमारी बॉडी में ब्लड बनता कहाँ है, बात ये है। तो बनता कहाँ है ब्लड, तो ब्लड हमारे बॉडी में जो बनता है, हमारे बॉडी में ब्लड बोन मैरो में बनता है। ठीक है, मतलब जितने लोग वीडियो देख रहे हैं लगभग सभी लोग, क्या 100% सभी लोगों के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है। और जो बच्चे हैं उनकी हम चर्चा बाद में करेंगे, बच्चों के अंदर भी होता है, लेकिन जो माँ के घर में हो उनकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, बोन मैरो में बनता है। अब बोन मैरो क्या है, तो भाई जो मांसाहारी लोग हैं, जो मांस का सेवन करते हैं, उन लोगों को भली भांति वो लोग जानते हो, जैसे जो हड्डी होती है किसी भी मतलब किसी भी जानवर का, जो भी वो खाते हैं, जैसे बकरा हुआ और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो जो खाते हैं तो उनकी हड्डियों के बीच में देखेंगे ब्लड पाया जाता है। तो वहाँ पे जो ब्लड पाया जाता है उसे ही बोन मैरो कहते हैं, वहाँ से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे अंदर जो लॉन्ग बोन है वहाँ पे बोन मैरो होता है, जिससे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है वहाँ से। अब जो बच्चा माँ के गर्भ में है, ठीक है, उसके अंदर ब्लड कहाँ से फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो बच्चा माँ के अंदर है, छोटा से भूड़ है, उसके अंदर मतलब उसे इंग्लिश में एम्ब्रियो कहते हैं, उसके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो जो उसके अंदर ब्लड का हमारा फॉर्मेशन होता है, जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन आपका लीवर के थ्रू होता है। उसके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, उसके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन लीवर के थ्रू होता है। और हमारे अंदर कहाँ होता है, बोन मैरो में। अब आप कहेंगे भैया जब बच्चा पैदा होता है, मान लीजिए 1-2 दिन या घंटे का हुआ, तो उसके अंदर भी कुछ हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो कहेंगे कि उसमें क्यों नहीं होता है बोन मैरो से, तो भैया इतनी पतली हड्डियाँ होती हैं कि नस के बराबर, आप यूँ पकड़ें, आप ऐसे से किसी भी मतलब एंगल में आप उसे मोड़ सकते हैं, तो वहाँ पर भी लीवर ही काम करता है सम टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए। उसके बाद अपना बोन मैरो अपना काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो गई, बन भी गया, पीएच भी पता हो गए, अमाउंट भी पता हो गया, अब बनता कहाँ है, ये सब सारी चीज़ें पता हो गई। ठीक है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान हो गया, बहुत पैसे हैं उसके पास, ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, तो एक लिमिट होगी ना कि अपने पास कितना रखेगा। जाहिर सी बात है, लिमिट होगी कितना रखेगा, तो रखता है। उसके बाद स्टोर करने के लिए वह बैंक में अपने पैसे को जमा करता है, डिपॉजिट करवाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो ब्लड है, तो ब्लड नॉर्मली जितना है उतना तो रहेगा ही, जितना हमें चाहिए। उसके बाद एक स्टोर करने की जगह होगी ना, जहाँ पे ब्लड स्टोर होता होगा। भाई ऐसा कोई स्टोर घर होगा हमारे घर में, क्या जैसे पैसे रख दिए, भाई पैसे की जगह पैसे नहीं है, कुछ मतलब पुराना सामान है, 1-2 साल का पुराना हो गया, उसे कहीं रखते हैं, तो सबके घर में स्टोर रूम होता होगा जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, और भी सारी चीज़ें रखी जाती हैं वहाँ पे। तो ब्लड के लिए हमारे शरीर में कहाँ पे होता है, तो बाईं साइड में, मतलब स्प्लीन होता है। स्प्लीन जो होता है वह ब्लड को कलेक्ट करता है, उसी को ब्लड बैंक कहते हैं, स्प्लीन को। ठीक है, स्प्लीन की भी चर्चा हो गई। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान भी कहते हैं। अब कहेंगे कि भाई बैंक भी हो गया, ब्लड बैंक भी कहते हैं, कब्रिस्तान भी कहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कहते हैं। तो कब्रिस्तान कैसे कहते हैं, तो कब्रिस्तान क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा जब हम आगे बताएंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, उसके लाइफ स्टाइल के बारे में बताएंगे, तो बताएंगे कि इसे कब्रिस्तान क्यों कहते हैं। ठीक है,
अब हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? तो आप देखते हैं कि किसी का मान लीजिए ब्लड कट गया है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है, हाथ ही कट गया, तो ब्लड निकलता है, तो बहुत लोग को देखते हैं कि ब्लड बहुत गाढ़ा रहता है, बहुत गाढ़ा रेड रहता है, बहुत ही डार्क रहता है, किसी का डार्क रहता है, किसी का लाइट रहता है, तो उस पर डिपेंड करता है, तो हीमोग्लोबिन पर डिपेंड करता है। मान ली एक एवरेज की अगर हम बात करें तो मेल में जो हीमोग्लोबिन होता है वह 14 ग्राम/dl होता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो यही 13 ग्राम/dl होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक है, आयरन होता है। आयरन मतलब क्या होता है? लोहा। ठीक है। देखिए, अब एक छोटी सी बात बताता हूँ, लगभग सभी लोग जानते होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। मान लीजिए घर बन रहा है, किसी का भी घर बन रहा हो, तो लोहा मतलब एक सरिया जो होता है वो घर में सभी जगह लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? कि घर की मजबूती बनी रहे, इसके लिए हम लगाते हैं। ठीक है, घर की मजबूती बनी रहे या घर की मजबूती को मतलब बनाए रखता है, मेंटेन करता है घर की मजबूती को लोहा। तो आयरन जो है सेम काम यह भी यहीं पे करता है। जिसके अंदर आयरन अधिक उसका शरीर स्ट्रांग, जिसके अंदर आयरन कम उसका शरीर मतलब वीक। तो स्ट्रांग वीक का मतलब इम्यूनिटी से नहीं रिलेटिव है, इम्यूनिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मेल फीमेल की देखिए यहाँ पे बात है। इसी कारण से हीमोग्लोबिन कम होने के कारण से मेल में मतलब हीमोग्लोबिन अधिक है, तो इसलिए 5.5 मतलब 5.5 लीटर ब्लड इसमें पाए जाते हैं। फीमेल में 5.0 लीटर ब्लड पाए, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन कम है। अब देखते हैं कि औरतों के मुताबिक मतलब जो फीमेल होती हैं उनके अपेक्षा हमारे जो पुरुष मतलब मेल होते हैं, या मतलब जो मेल लोग होते हैं उनके शरीर स्ट्रांग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, आयरन भी अधिक पाया जाता है, इसलिए उनका शरीर स्ट्रांग होता है। अब वहीं फीमेल की बात करें तो मेल की अपेक्षा वो थोड़ी नाजुक होती हैं। नाजुक कहने का मतलब कि उनका शरीर मतलब थोड़ा मेल की अपेक्षा कमज़ोर होता है। कमज़ोर क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इसमें आयरन मतलब नहीं पाया, आयरन पाया जाता है बट कम पाया जाता है, मेल की अपेक्षा कम होता है। कमजोर नाजुक का मतलब इम्यूनिटी से मत समझिए, इम्यूनिटी एक अलग टॉपिक है, यहाँ पे अलग टॉपिक है। मतलब यहाँ पे बॉडी से रिलेटिव मतलब जो स्ट्रांग हो उसे कहते हैं। ठीक है, इतनी सारी चर्चाएं हो गई। ये ब्लड का एक नॉर्मली इंट्रोडक्शन था, कोई पूछे ब्लड क्या है यह चीज़ बताने के लिए था, नॉर्मली तौर पे ब्लड के बारे में। ठीक है, अब नॉर्मली इंट्रोडक्शन हम ब्लड के बारे में जान लिए। अब हम जानते हैं कि ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड करता क्या है हमारे शरीर में, ब्लड का काम क्या है। ठीक है, अब ब्लड की काम की बात करते हैं तो ब्लड जो होता है या मेंटेन ऑफ टेम्परेचर, ब्लड टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कैसे? विलियम हार्वे साहब ने बताया था कि हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण करता है, मतलब ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। जब तक हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करेगा तब तक हम जीवित हैं। जब सर्कुलेट करना बंद कर दिया तब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ब्लड टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन को भी मतलब सप्लाई करता है। ऑक्सीजन मतलब पूरे बॉडी में मतलब पहुंचाता है, ऑक्सीजन की भी सप्लाई करता है। एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल, या एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल मतलब यह एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल का मतलब हुआ यह वेस्ट मटेरियल को सिक्रेट आउट करता है। ध्यान दीजिए, सिक्रेट आउट का मतलब है बॉडी से बाहर नहीं निकालता है, या ब्लड के थ्रू जितने भी चीज़ें हानिकारक चीज़ें होती हैं यह लाभ की किडनी को दे देता है। लाभ किडनी को दे दिया। अब किडनी को दे दिया, किडनी क्या करता है, जो उसमें से हानिकारक पदार्थ जो हमारे बॉडी को इफेक्ट पहुंचा सकते हैं उस ब्लड में से किडनी उसे कलेक्ट कर लेता है, और जो बचे हुए ब्लड हैं उसे फिर वापस कर देता है। अब किडनी उस हानिकारक पदार्थों का करता क्या, जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनका क्या करता है, उनकी बात हम किडनी में बात करें, किडनी में उनकी चर्चा करेंगे। बट जो ब्लड का कार्य है, ब्लड हानिकारक पदार्थों का सिक्रीशन करता है, मतलब लाके किडनी को दे देता है, किडनी उसे कलेक्ट कर लेता है, उसके बाद फिर ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने लगता है। ठीक है, प्रोवाइड इम्यूनिटी, वो भी जो मतलब हम भोज्य पदार्थ करते हैं, मतलब जैसे कि कुछ भी जो चीज़ हम खाते हैं वह मतलब वो सारी मटेरियल हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाता है, तो प्रोवाइड इम्यूनिटी, इस प्रकार हमें इम्यूनिटी भी मिलती है। ठीक है, इतनी चर्चा हमने कर लिया, इंट्रोडक्शन हो गया ब्लड का, ब्लड के बारे में जान लिया कि ब्लड क्या क्या काम करता है। अब हम बात करते हैं कि ब्लड जो है वह ब्लड क्या है, मतलब ब्लड किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्या क्या सारी चीज़ें होती है ब्लड में, ब्लड का कंपोजिशन क्या है। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड यहाँ पे हम देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो जो ब्लड है या ब्लड में दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक पार्ट होता है आपका प्लाज्मा होता है, और दूसरा होता है सेलुलर होता है, जिसे कार्पल्स भी कहते हैं। ठीक है, पूरे होल ब्लड का ध्यान दीजिए, पूरे होल ब्लड की मैं बात करूँ, पूरे होल ब्लड में सबसे अधिक प्लाज्मा होता है, कितना? 55%।
किसी किसी बुक में आपको 60 भी मिलेगा, 60% भी मिलेगा। तो आप हर एक बुक में अलग अलग है। जो मतलब नॉर्मल फैक्ट वैल्यू है 55 से 60 के बीच में होता है, लेकिन आप कहीं पर भी 55% भी लिखेंगे, 55% भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, ठीक है। तो प्लाज्मा पूरे होल ब्लड का 55% होता है। सेलुलर या कार्पस की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना होता है, ये 45% होता है, ठीक है। हम परसेंटेज की बात कर लिए। अब हम प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा में दो प्रोटीन होती हैं। प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं? प्लाज्मा में दो प्रोटीन होती है, ध्यान दीजिए। ये प्लाज्मा में दो प्रोटीन है। ये है आपका 55% पाया जाता है, 55% हमारे पूरे होल ब्लड का प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में दो प्रोटीन होती है। एक होता है फाइब्रिनोजीन। क्या होता है? पहला प्रोटीन क्या है? फाइब्रिनोजीन। ये पहला प्रोटीन है फाइब्रिनोजीन। और दूसरा कौन सा प्रोटीन है? ध्यान दीजिए, दूसरा प्रोटीन क्या है? दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पार्टिसिपेट करता है? आप बताइए, प्रोथ्रोम्बिन हमारा कहाँ पार्टिसिपेट करता है? चलिए इसकी चर्चा हम क्लॉटिंग मैकेनिज्म में बात करेंगे। जब क्लॉटिंग में बताऊंगा ब्लड की क्लॉटिंग क्या है, वहाँ पे हम इसकी चर्चा करते हैं। बट जो ये 55% पाया जाता है, ये दोनों प्लाज्मा के प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। यह प्रोटीन है, इसका कार्य क्या है मैं अभी बता रहा हूँ। बट यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि अब सेलुलर क्या है, सेलुलर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सेलुलर जो है या कार्पल्स की हम बात करते हैं, इसमें तीन पदार्थ होते हैं। जो ठोस होता है, कार्पल जो है ठोस है, प्लाज्मा जो है लिक्विड है, ठीक है। दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठोस और लिक्विड से ब्लड हमारा मिलकर बना होता है। तो जो प्लाज्मा है वह लिक्विड पदार्थ है, जो सेलुलर है ठोस है। इन दोनों को मिला दिया जो तो ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। अब ठोस में क्या क्या से है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। अब आरबीसी का नाम क्या है? आरबीसी का ध्यान दीजिए, आरबीसी का जो नाम है रेड ब्लड सेल, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब टेक्निकल लैंग्वेज में आरबीसी का क्या नाम है, या कह सकते हैं मेडिकल टर्म में आरबीसी का क्या नाम है? तो आरबीसी को मेडिकल टर्म या टेक्निकल नाम जो उसका है, उसका नाम क्या है? ध्यान दीजिए, इरेथ्रोसाइट। क्या नाम है? इरेथ्रोसाइट। किस टर्म में? मेडिकल टर्म में। या इसे और क्या हम कह सकते हैं? इसे टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं? टेक्निकल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं इरेथ्रोसाइट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। टेक्निकल में क्या कह सकते हैं? टेक्निकल में हम कह सकते हैं इसको ल्यूकोसाइट। क्या कह सकते हैं? ल्यूकोसाइट। और क्या कह सकते हैं इसको हम? या तो टेक्निकल में कह सकते हैं, या तो अगर हम मेडिकल टर्म में कहें तो मेडिकल टर्म में इसको हम क्या कह सकते हैं? ल्यूकोसाइट कह सकते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट, आपने ल्यूकीमिया का नाम सुना होगा, ब्लड कैंसर। आमतौर पे अधिक बीमारियां होती हैं। आप सब लोग अपने आसपास, अपने घर, अपने मोहल्ले या अपने क्षेत्र में किसी न किसी को जरूर सुना होगा कि भाई इन्हें ल्यूकीमिया है। तो ल्यूकीमिया यहाँ से आती है। व्हाइट ब्लड सेल जो है वह ल्यूकोसाइट ल्यूकीमिया से रिलेटिव है। ल्यूकीमिया क्या, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। बट डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम क्या है? ध्यान दीजिए, प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट। या हम इसे मेडिकल टर्म में क्या कह सकते हैं? थ्रोम्बोसाइट कह सकते हैं, ठीक है। मेडिकल टर्म में इसको थ्रोम्बोसाइट कह सकते हैं। किसको? प्लेटलेट्स को। अब हम संख्या की बात करते हैं। आरबीसी का संख्या होता कितना है ब्लड? जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ संख्या होती होगी आरबीसी की। तो जो संख्या होती है वह होता है 4.5 से लेके 5.5 मिलियन। कितना होता है आरबीसी की संख्या? 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन, ठीक है। और जो डब्ल्यूबीसी होती है वह कितना होता है? 10,000। कितना? 10,000। कितना होता है? 10,000 होता है डब्ल्यूबीसी। अब प्लेटलेट्स कितना होता है? 2 लाख। कितना होता है? 2 लाख। हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स कितना होता है? 2 लाख। हमारे शरीर में कितना? 2 लाख होता है, ठीक है। 2 लाख हो गया। अब हम इसका लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल की बात करें कि मतलब कितने दिन तक यह जीते हैं, क्या क्या मतलब इनका लाइफ स्पैन मतलब कहाँ से कहाँ तक। मतलब जाहिर सी बात है जो व्यक्ति है उसकी एक सीमा होगी ना कि यहीं तक जिएगा। सेम पाम ब्लड का भी है। ब्लड का, तो जो ब्लड का आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है कहाँ तक बचिएगा? 120 डेज। कितना होता है? 120 डे होता है। डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? 4 डे होता है। और प्लेटलेट्स का 7 डे होता है। कितना कितना होता है? ध्यान दीजिए, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वह 120 डेज होता है। डब्ल्यूबीसी का 4 डेज होता है। प्लेटलेट्स का 7 डेज होता है, ठीक है। इतना सारी चीज़ें क्लियर हुआ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी या आ गई होंगी, ठीक है। अब प्लाज्मा की बात करें। अभी मैंने बताया कि प्लाज्मा में ये दोनों क्या है? प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। अगर हम इन दोनों को निकाल दें, या मान लीजिए हम फाइब्रिनोजन को निकाल देते हैं ब्लड से, ठीक है। तो ब्लड से निकाल देते हैं तो ब्लड जो होता है वह ब्लड ऐसे मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में ब्लड है,
ध्यान दीजिए, ब्लड है, टेस्ट ट्यूब में ऐसे ब्लड रेड कलर का होता है, ब्लड में है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं और निकाल देंगे तो ये मतलब पीले कलर का होता है प्लाज्मा, पीले कलर का रहेगा मान लीजिए, येलो कलर का रहेगा मान लीजिए, ठीक है। तो वहाँ से हम फाइब्रोनोजेन निकाल लेते हैं, तो यह फाइब्रोनोजेन निकाल देंगे। तो फाइब्रोनोजेन निकालने के बाद में जो सीरम बचेगा, ठीक है, जो हम फाइब्रोनोजेन यहाँ से निकाल देते हैं तो जो सीरम बचता है उससे कई सारी बीमारियों की जाँच की जाती है सीरम पार्ट से। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसे लैब में फाइब्रोनोजेन को मतलब फाइब्रोनोजेन निकाल दिया जाता है ब्लड से, या मान लीजिए वो हट जाता है, या मान लीजिए किसी कारण से हम वो निकाल देते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो मान लीजिए अलग कर देती है पीपेट की सहायता से। तो जो सीरम होता है उससे कई सारी बीमारियों की जांच की जाती है। उसके बाद में अब जो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं कि आरबीसी का क्या वर्क है, डब्ल्यूबीसी का क्या है, प्लेटलेट्स का क्या है, और अभी मैंने बताया कि यह 120 डे तक लाइफ स्पैन है इसका 4 डे तक, इसका 7 डे तक, ठीक है। हमारे ब्लड में जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इतने दिन के बाद मान लीजिए अगर उनकी डेथ हो जाती है तो ब्लड में कहाँ जाएंगे, और आरबीसी का क्या कार्य है, डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, प्लेटलेट्स का क्या काम है, तो इसकी चर्चा हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे आज हमारा टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।